फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टॉपर विल के एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 पढ़ना है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे होंगे विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, यानी कि विद्युत अपघटनी विलयनों के चालकत्व से रिलेटेड सारी चीज़ें। चालकत्व क्या होता है, चालकता, मोलर चालकता, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर अप कर रहे होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व समझने से पहले हमें ये समझना है कि जो चैप्टर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट एंड सेकंड, जिसमें हम चालकता से रिलेटेड पॉइंट्स पढ़ते हैं। एक ये होता है, एक होता है हमारा जिसमें हम सेल से रिलेटेड बातें पढ़ रहे होते हैं, सेल या फिर इलेक्ट्रोड विभव से रिलेटेड बातें पढ़ रहे होते हैं। उसके अंतर्गत आता है ये एक पोर्शन आता है हमारा चालकता से रिलेटेड। अब सबसे पहली बात आती है हमारी विद्युत चालकों के प्रकार। मैं बेसिक बता देती हूँ, उन पे हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। विद्युत चालकों के जो प्रकार होते हैं वो 2 टाइप से होते हैं। एक होता है हमारा धात्विक और एक होता है विद्युत अपघटनी। विद्युत अपघटनी प्रकार होते हैं, ये होते हैं 2 प्रकार। किस किस चीज़ के? विद्युत चालकों के प्रकार होते हैं। सबसे पहले हमें ये बात समझनी चाहिए कि विद्युत का प्रवाह करने के लिए क्या क्या आवश्यक है। सबसे पहले तो हमारे पास क्या होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स वाहक होने चाहिए, आवेश वाहक होने चाहिए, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराएंगे, ठीक है। वो जो आवेश को प्रवाहित कराएंगे वो हो सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं वो, और दूसरे क्या हो सकते हैं? एक तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मुक्त आयन हो सकते हैं। क्लियर हुई इतनी बात? दूसरी चीज़ चाहिए होती है हमें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ले जाने के लिए आवश्यक बल। क्या बिना बल के वो गति कर सकते हैं? नहीं कर सकते। न्यूटन्स लॉ, हमें उनको गति कराने के लिए भी क्या चाहिए होता है बच्चा? बल चाहिए होता है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है। क्लियर हुई इतनी बात? फिर आता है हमारा धात्विक और दूसरा आता है धात्विक चालक, और फर्स्ट आता है धात्विक चालक, दूसरा आता है हमारा विद्युत अपघटनी चालक, ठीक है। विद्युत अपघटनी चालक आता है। इसमें क्या होता है? धात्विक चालक एक इस प्रकार से होते हैं कि ये रासायनिक कोई परिवर्तन नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करा देते हैं। लेकिन विद्युत अपघटनी चालक में क्या होता है? विद्युत अपघट्य के प्रयोग के द्वारा यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराया जाता है। कब? जब वो कोई जो सॉल्यूशन है हमारा वो गलित अवस्था में हो, सॉल्यूशन गलित अवस्था में हो, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो एक्वस फॉर्म में भी हो सकता है, जिसके अंदर विद्युत अपघट्य पाए जाएंगे। आई होप आपको इतनी बातें तो समझ में आई होंगी। ये सारी की सारी समरी थी इस चैप्टर से रिलेटेड, मतलब जो स्टार्टिंग में हमें पता होनी चाहिए, बेसिक्स है, ये हमारी नींव थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। देखिए आपको यहाँ पे शो हो रही होगी, डेफिनेशन बोलती है किसी विद्युत अपघट्य की जलीय विलयन में, किसी विद्युत अपघट्य की जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता, उसका विद्युत अपघटनी चालकत्व कहलाती है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। किससे डेनोट करेंगे आप? इसे C से डेनोटेड कर रहे होंगे। और एक बात नीचे देखिए, वह चालक के प्रतिरोध R के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखिए किसी विद्युत अपघट्य की जलीय विलयन में, डेफिनेशन को समझते हैं। देखिए वहाँ पे किसी विद्युत अपघट्य की जलीय विलयन में विद्युत धारा को, यानी कि विद्युत धारा जो प्रवाहित होगी को प्रवाहित करने की क्षमता, यानी कि जो विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य कितनी पावर रख रहा है, किसके लिए? कि वो इलेक्ट्रॉन्स को या फिर विद्युत धारा को कितनी दर से प्रवाहित कर सकता है, यानी कि कितनी तेजी से प्रवाहित करेगा, कितनी स्लोली प्रवाहित करेगा। आई होप आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई हो। फिर से, किसी विद्युत अपघट्य की जलीय विलयन में, यानी कि एक्वस फॉर्म लेनी है हमें, जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता क्या कहलाएगी बच्चों? विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता उसकी विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व कहलाती है। क्लियर हुई इतनी बात? ये क्या होगी? C से इसे डेनोट करते हैं। C इक्वल टू होता है 1/R।
C इक्वल टू होता है 1/r। ऐसा क्यों होता है? देखो, विद्युत अपघट्यों की जलीय विलयन में धारा को प्रवाहित करने की क्षमता, जो R है, R क्या होता है? प्रतिरोध। जब प्रतिरोध क्या होगा? ज़्यादा होगा, चालकत्व कम होगा। मतलब जब प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो विद्युत अपघट्य जो हैं वो कम गति कर पाएंगे या फिर मुक्त आयन विलयन के अंदर कम गति कर पाएंगे। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि वो कम गति कर पाएंगे। यदि हम क्या करें, इसे कम कर दें, यदि हमारा जो प्रतिरोध है वो कम है तो हमारी चालकत्व कितना होगा? ज़्यादा होगा। यानी कि जब प्रतिरोध कम होगा तो वो आसानी से गति कर पाएंगे, आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो पाएगी। आई होप आप इतनी बातें समझ पा रहे होंगे। तो C इक्वल टू क्या होता है? 1/r। लॉजिकल है, कोई घपला नहीं, हम रटेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट्स को डीप में जा करके समझेंगे। क्या करेंगे? डीप में जा करके कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे होंगे। ओके। और एक बात यहाँ पे देखिए, विद्युत अपघट्य लिखा हुआ है। विद्युत अपघट्य जो है वो दो प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं? दो। एक होते हैं प्रबल और एक होते हैं दुर्बल। प्रबल और दुर्बल क्या होते हैं? ये प्रबल होते हैं जो विद्युत धारा को तीव्रता से गति कराते हैं और पूरी तरीके से ब्रेकडाउन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पूरी तरीके से ब्रेकडाउन हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ, इनकी डेफिनेशन देखिए। वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में या ध्रुवीय विलायकों में लगभग पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। डेफिनेशन देखिए, प्रबल विद्युत अपघट्य वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में या ध्रुवीय विलायकों में लगभग पूर्णतः अपघटित हो जाते हैं। यानी कि पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे? ब्रेकडाउन हो जाएंगे, और ये पूरी तरीके से ब्रेकडाउन नहीं होंगे। क्लियर हुई इतनी बात? आई होप आप इतनी बातें समझ पाए हो। आगे चलें। आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, आपने क्या पढ़ा होगा? आपने पढ़ा होगा ओम का नियम। ओम का नियम आप पढ़ चुके हैं। वैसे ही जो विलयन होते हैं, विलयन जो होते हैं, इनमें भी विलयनों की जो चालकता डिफाइन होती है, हम यहाँ से बिल्ड करेंगे, एक और डेफिनेशंस बिल्ड करेंगे हम यहाँ से। और हम क्या कर रहे होंगे? धीरे धीरे लेकर के चल रहे हैं डेरिवेशन की तरफ, यानी कि फॉर्मूले कहाँ से निकल करके आया है। ठीक है, विलयनों की जो चालकता है वो ओम के नियम का क्या, आर वी प्रोपोर्शनल आई के होता है। वी इक्वल टू क्या होता है? आर आई। आर इज इक्वल टू क्या होता है? वी अपॉन आई। ये चालकों के लिए भी डिफाइन की गई है। किसके? विलयन वाले जो चालक होते हैं। ठीक है, जैसे धात्विक आयन होते थे ना, धात्विक आयन जो थे, धात्विक आयनों के समान ही क्या किया गया है? विद्युत अपघटनी विलयनों के लिए धात्विक आयनों के समान ही विद्युत अपघटनी विलयनों के लिए ओम का नियम लगता है। कैसे? V प्रोपोर्शनल होता है I के, हमने पढ़ा है। ओम के नियम में V इक्वल टू होता है आर आई। R इक्वल टू क्या हो गया? V अपॉन आई हो गया। क्लियर हुई इतनी बात? हमें क्या पता था? R इक्वल टू V अपॉन आई। C इक्वल टू क्या था? 1 अपॉन आर था। तो ये कैसे लग जाएगा? C इक्वल टू 1 अपॉन आर, यानी कि इसे हम रिवर्स कर दें तो 1 अपॉन आर इक्वल टू क्या होगा? I अपॉन V होगा। क्या होगा? I अपॉन V होगा। C इक्वल टू क्या निकल के आ गया? रिलेशन I अपॉन V निकल करके आ गया। इससे हम इसका क्या निकाल सकते हैं? मात्रक देख सकते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? धारा का मात्रक
वोल्ट का मात्रक क्या होगा, इसे हम क्या बोल सकते हैं, ओमेगा इनवर्स बोल सकते हैं। आर का क्या होता है, ओमेगा, तो इसके लिए हम ओमेगा इनवर्स यूज़ कर लेंगे। आई होप आपको इतनी बातें तो समझ में आई होंगी। अब हम देखेंगे विशिष्ट चालकता या फिर चालकता, या फिर बोल लीजिए विशिष्ट चालकता, या फिर बोल लीजिए चालकता। क्लियर हुई इतनी बात, या फिर बोल लीजिए विशिष्ट चालकत्व। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक देखना है सी किसको डिफाइन कर रहा था, विद्युत अपघटनी विलयनों के चालकत्व को डिफाइन कर रहा था। इसकी डेफिनेशन किसके इक्वल हो जाएगी, विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व क्या होता है। सबसे पहले किसी विद्युत अपघट्य के लिए के बराबर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी 1 मीटर हो। देखो C इज इक्वल टू क्या है, I बाई वी है। C इक्वल टू क्या है, I बाई वी है। I के इक्वल हो जाएगा यदि ये 1 हो जाए, दैट्स इम्प्लाइज इक्वल टू I व्हेन V इज इक्वल टू 1। क्लियर है इतनी बात। यदि V 1 हो जाएगा तो C I के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से डेफिनेशन क्या बिल्ड होगी कि विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व उस धारा के बराबर होता है जो एक वोल्ट या फिर इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर होगा वो 1 वोल्ट हो, तो उनके बीच की धारा, वहाँ जो धारा प्रवाहित हो रही है वो उसके चालकत्व के बराबर होती है। डेफिनेशन यहाँ पे शो हो रही होगी। तो डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया, आगे चले। विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व हम समझ चुके हैं। अब हम समझेंगे विशिष्ट चालकत्व या फिर चालकता। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विशिष्ट चालकत्व या फिर चालकता। सबसे पहले इसको समझने के लिए जो चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व जो है, हमें पता होना चाहिए कि जो रो है वो होता है दिस वन, या फिर इक्वल टू 1/रो। इनके बीच में रिलेशन होता है। मैं डिफाइन करती हूँ अभी कि कापा जो है वो इक्वल होता है 1/रो के। रो आपको पता है विशिष्ट प्रतिरोध होता है। यहाँ पे विशिष्ट चालकत्व क्या होगा, इसे हम बोलते हैं कप्पा या फिर कापा। क्लियर। कापा का मतलब होता है विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। विशिष्ट चालकता लिख देती हूँ, विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। आई होप आपको इतनी बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। यानी कि विशिष्ट चालकता क्या होगी, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होगी। ये बात ध्यान हो गई। अब आप इस रिलेशन को याद रखेंगे, इससे हम आगे की चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। क्लियर। अलग में होता है आर प्रोपोर्शनल किसके, एल के, यही तो होता है। आर प्रोपोर्शनल किसके, 1/a के। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हम लंबाई बढ़ाते हैं प्रतिरोध बढ़ता जाता है, जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते हैं प्रतिरोध घटता जाता है, जैसे जैसे हम एरिया घटाते हैं प्रतिरोध बढ़ता जाता है। ये बातें तो आपको पता है, बहुत अच्छे से आपको ये डीपली पता होंगी। ये 10th क्लास का ही टॉपिक है बच्चा, तो इस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब देखिए हमें क्या पता चला कि 1/r इक्वल टू था C के, एक कंडीशन, और एक कंडीशन ये थी जो हम पहले देख चुके हैं, जो डेफिनेशन थी। अब देखिए R प्रोपोर्शनल है 1/a के, R प्रोपोर्शनल है, इससे क्या निकल करके आता है, रो L/a, यही तो निकल करके आता है। और हमने क्या देखा कि रो इक्वल होता है 1/k के, रो इक्वल होता है 1/k के, यानी कि k इक्वल होगा 1/रो के। क्लियर। अब हम देखें, ये बातें तो आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से वर्क कर रही हैं। यदि हम इसका रिवर्स कर दें तो क्या हो जाएगा, 1/r इक्वल टू 1/रो
A/L। क्लियर है इतनी बात। 1/ρ को हम क्या लिख सकते हैं, और 1/r को हम क्या लिख सकते हैं, 1/r को हम लिख सकते हैं C, और कुछ जगह पे इसे लिख दिया जाता है G। आप जो चाहें वो लिख लीजिए, ठीक है। इसे हम लिखेंगे C इक्वल टू 1/ρ के लिए हम यूज़ कर रहे होंगे कापा A/L। अब ये फॉर्मूला आपको मिल जाता है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट बता दिया जाता है। हमने इसकी डेप्थ में नॉलेज ली कि आखिर किस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही हैं। आई होप आपको इतनी बातें तो समझ में आई होंगी। ये फॉर्मूला आपको पता है। रिवर्स किया, 1/r किसके इक्वल देखा था, C के। 1/ρ किसके इक्वल था, कापा के। A/L हो जाएगा। क्लियर हो इतनी बात। अब स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। कापा इक्वल टू क्या हो जाएगा, CL/A हो जाएगा। कापा यदि हम C के इक्वल करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 मीटर या फिर 1 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर। 1 मीटर मान लीजिए, सेंटीमीटर ले लो, चलो 1 सेंटीमीटर, और ये क्या होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्लियर है इतनी बात। कापा इक्वल टू C करना चाहें, ये क्या निकल करके आ जाएगा, हमारा चालकत्व के बराबर क्या आ जाएगी, चालकता आ जाएगी। क्या आ जाएगी, चालकत्व के बराबर आ गई हमारी चालकता। यदि हम क्या कर दें, इन्हें एक एक ले लें, एक एक ले लेंगे तो कापा इक्वल टू C आ जाएगा। डेफिनेशन क्या बिल्ड होगी चालकता की, यहाँ पे देखिए, ये 2 इलेक्ट्रोड हैं। क्या है ये 2 इलेक्ट्रोड, जिनमें क्या भरा हुआ है, विद्युत अपघट्य भरा हुआ है। यदि इसका क्षेत्रफल चालकता को आप कैसे डिफाइन करेंगे, डिफाइन करेंगे आप एकांक आयतन की विद्युत अपघट्य, एकांक आयतन की विद्युत अपघट्य जिसमें इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी 1 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट का इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर, तब उसकी चालकता किसके बराबर होगी, चालकत्व के बराबर होगी। उसका चालकत्व उसकी चालकता के बराबर होगा। आई होप आप इतनी बातें समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एकांक आयतन। एकांक आयतन का मतलब है 1 सेंटीमीटर क्यूब। कैसे आया, यदि हमें वॉल्यूम निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है, लेंथ कितनी दी हुई है हमें 1 सेंटीमीटर। एक एक चीज़ को लॉजिकल देखेंगे, एक एक चीज़ को। L1 और एरिया कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, L है हमारा 1 सेंटीमीटर, वॉल्यूम क्या होगा L इंटू A। मैथ्स वाइज L क्या है 1 और ये क्या है 1, दिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि एकांक आयतन के लिए। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। विशिष्ट चालकता समझ चुके हैं, विशिष्ट चालकता को चालकता कहते हैं, ये समझ चुके हैं, चालकत्व समझ चुके हैं, हर चीज़ आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट एक्सप्लोर करते हैं। एक बात याद रखिएगा कि K इक्वल टू क्या होता है, CL/A होता है। इसमें जो L/A है इसे हम बोलते हैं सेल नियतांक। क्या बोलते हैं, सेल नियतांक। इसे हम बोलते हैं सेल नियतांक, जो कि हर एक सेल के लिए क्या होगी, एक कांस्टेंट टर्म्स होंगे। क्या होंगे, कांस्टेंट होगी, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सेल नियतांक को इलेक्ट्रोडों की लंबाई और उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। सेल नियतांक की यदि आपसे डेफिनेशन पूछ ले तो आप क्या बताएंगे, सेल नियतांक को इलेक्ट्रोड की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्लियर हुई इतनी बात, आगे चले। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तुल्यांकी चालकता या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्या है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता को समझने से पहले हमें क्या होना चाहिए पता? विद्युत अपघट्य, जो हमारा कोई विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य में जो चालकता होगी वो किस पे डिपेंड कर रही होगी? विद्युत अपघट्य की जो चालकता है वो डिपेंड कर रही होगी जो विद्युत अपघट्य है या फिर जो विलयन है उसकी सांद्रता पर। किस पर? सांद्रता पर। यदि वो बहुत ज़्यादा सांद्र है या फिर बहुत ज़्यादा तनु है, इनसे रिलेटेड टॉपिक्स आएंगे आगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में चेकआउट कर रहे होंगे। इतनी बातें तो आपको पता चल गई कि यानी कि उसकी सांद्रता पर निर्भर कर रही होगी क्या? चालकता। क्लियर हो इतनी बात? आगे चले। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विशिष्ट चालकता या फिर तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता भी हम कवर अप कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन आ रही होगी। चालकता और मोलर चालकता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे आपको बहुत ध्यान देना होगा। यहाँ पे डेफिनेशन आ रही है। डेफिनेशन में क्या बोला हुआ है? 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले किन्हीं 2 समानांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य भरे विलयन में यदि 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला हो तो इस अवस्था में विलयन की चालकता उस विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता कहलाती है। क्या था डेफिनेशन में? कुछ नहीं था। देखो, ये थे 2 इलेक्ट्रोड, इसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर, इनके बीच की दूरी 1 मीटर, ठीक है? या फिर कुछ मान लीजिए 1 सेंटीमीटर ले लो, चलो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके? इसमें क्या भरा हो? 1 ग्राम तुल्यांक भरा हो, बस। यानी कि विद्युत अपघट्य कितना भरा हुआ हो? 1 ग्राम तुल्यांक भरा हुआ हो, तब वहाँ पे जो चालकता होगी वो हमारी होगी तुल्यांकी चालकता। यदि इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा उसमें विद्युत अपघट्य जो भरा हुआ वो 1 ग्राम तुल्यांक हो, तब उसकी चालकता तुल्यांकी चालकता के बराबर होती है। सिंपल सा डेफिनेशन था। आई होप आपको याद भी हो गई होगी। आगे चलें। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी, जो कि मोस्ट जो हमारी चालकता थी, चालकता जो थी वो किसके इक्वल थी? चालकता में हमने क्या देखा था कि ये एकांक था, एक वॉल्यूम था, और सारी चीजें सेम है, लेकिन इसमें हमें क्या करना है? ये हमें एकांक नहीं लेना, ये लेना है हमें 1 मोल विद्युत अपघट्य जितना आयतन में भरा हो। यानी कि आयतन बदल रहा है, सिर्फ आयतन कितना लेंगे आप? जिसमें 1 मोल विद्युत अपघट्य हो, जिसमें 1 मोल विद्युत अपघट्य हो। आज हमने सारे के सारे टॉपिक्स डीपली डिस्कस किए हैं। अब देखो, आयतन जिसमें 1 मोल विद्युत अपघट्य हो, डेफिनेशन बिल्ड करेंगे। डेफिनेशन आपको यहाँ पे भी शो हो रही होगी, जो कि हैंड रिटन नोट्स हैं। बिल्कुल इससे भी अच्छे नोट्स आपको मिल जाएंगे। नीचे जो व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं, ये वहाँ पे आप लिंक व्हाट्सअप करेंगे, वहाँ पे जाके आप इन्हें बाय कर सकते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री के एकदम हैंड रिटन कलरफुल नोट्स हैं। देखो, हमें क्या करना है? जो हमारी इलेक्ट्रोड्स हैं, यदि इलेक्ट्रोड के मध्य दूरी 1 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तब उस विलयन की चालकता उसकी मोलर चालकता कहलाती है यदि विद्युत अपघट्य उसमें 1 मोल भरा हुआ हो। यदि विद्युत अपघट्य उसमें 1 मोल भरा हुआ हो, आप ऐसे भी डेफिनेशन बना सकते हैं, और जो लिखी हुई है आप ऐसे भी डेफिनेशन बिल्ड कर सकते हैं। क्या लिखी हुई है पढ़ेंगे एक बार। 1 मोल विद्युत अपघट्य को
विलयन में घोलने पर, एक मोल विद्युत अपघट्य को विलयन में घोलने पर उसकी चालकता मोलर चालकता कहलाती है यदि इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो आई होप आपको इतनी बातें अच्छी से समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट है कि जो हमारा अब देखो यहाँ पे देख लेते हैं, आयतन जिसमें 1 मोल विद्युत अपघट्य भरा हो वो क्या है, V है। मान लिया आयतन जिसमें विद्युत अपघट्य 1 मोल भरा हुआ है वो V है। चूंकि एकांक आयतन की चालकता कितनी थी, C इक्वल टू क्या था, क्या था हमारा, K इक्वल टू C L/A था। एकांक आयतन की चालकता, इसके लिए हम आयतन यूज कर सकते हैं, मैंने बताया था कैसे। एकांक आयतन की चालकता कापा है तब V आयतन की चालकता कितनी होगी, V आयतन की चालकता हो जाएगी V इंटू के, क्या हो जाएगी V इंटू के या फिर K इंटू V। इसे हम डिफाइन करते हैं एज अ लैम्बडा m, इसे बोलेंगे आप लैम्बडा m या फिर कैपिटल लैम्बडा, क्या बोलेंगे, कैपिटल लैम्बडा। आयतन जिसमें 1 मोल विद्युत अपघट्य भरा हुआ है वो क्या है, V है। एकांक आयतन की चालकता कितनी है, K है। तो V आयतन की चालकता कितनी हो जाएगी, कापा इंटू V हो जाएगी। उसे अब डिफाइन करेंगे लैम्बडा m इक्वल टू कापा इंटू V, लैम्बडा m इक्वल टू कापा इंटू V। आई होप आपको यहाँ तक की सारी बातें समझ में आई होंगी, एक एक पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइए यदि आपको एक भी डाउट रह गया है। मोलर चालकता की डेफिनेशन यहाँ पे देखिए, यदि आयतन जिसमें 1 मोल विद्युत अपघट्य भरा हुआ है वो V है, एकांक आयतन की चालकता K है, यानी कि आयतन और मोलर चालकता में जो रिलेशन है वो ये है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डेफिनेशन बिल्ड कर चुके हैं, सारी चीज़ें हम कॉन्सेप्चुअल देख चुके हैं, कुछ भी रटना नहीं पड़ा, सारी डेफिनेशन हम खुद बना पा रहे हैं। यदि आपको ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रह गया है, वो ज़रूर ही आपका सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।